जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ को आज हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर 5 को डील करेंगे। लेक्चर 4 में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को थ्योरी के रूप में डील किया। और आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को भी इसी तरह थ्योरी के रूप में डील करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन की जो टाइमलाइन की बात करें तो 1500 से 600 बीसी की थी। और वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है आर्यंस के एडवेंट से, यानी कि जब आर्यंस भारत में एंटर करते हैं उसी टाइम से वैदिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। और अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरियाँ दी हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे। तो कुछ कुछ कहते हैं कि आर्टिक रीजन से आए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कहते हैं कि वो लोग आर्टिक रीजन से आए थे। और कई सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि जर्मनी से आए थे, कुछ कहते हैं यूरोप के किसी और पार्ट से आए थे, और कुछ कहते हैं कि सर्दर्न रसिया से आए थे। तो इससे रिलेटेड कई सारी रिसर्च हुई, जिसमें एक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च थी जो कि जीन मॉडल पर हुई, यानी कि जीन को मैच किया गया। तो उसमें जीन जो है वो सर्दर्न रसिया का और इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा मैच पाया गया। और एक दूसरी रिसर्च जो हुई वो लैंग्वेज पर हुई थी। तो लैंग्वेज के कई सारे शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनकी संरचना है, वो सेम पाई गई। तो इससे काफ़ी हद तक ये मान लिया गया कि जो आर्यंस हैं वो सदर्न रसिया से ही आए थे, ठीक है। और सदर्न रसिया से आने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट वैलीज़, यानी कि जो पंजाब बलूचिस्तान सिंध का एरिया है, वहाँ पर आकर ये लोग रुक गए। और वहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़े उस वक्त? तो उस वक्त वो लोग यहाँ से आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि जो गंगा दोआब का रीजन था, गंगा यमुना दोआब का जो रीजन था, वहाँ पर उस वक्त बहुत ही घने जंगल थे। तो इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़े और वहीं पर ठहर गए। और फिर एक टाइम आया 1000 बीसी का, जब लोहे का इन्वेंशन हो गया, आयरन का इन्वेंशन हो गया। और आयरन के इन्वेंशन होने के बाद से वहाँ पर उन्होंने जंगल को काटना शुरू किया और गंगा के प्लेन्स में आ गए। और ये लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो लोग संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते थे। अब इसके डिवीज़न की बात करें तो जो वैदिक पीरियड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है ऋग वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 बीसी तक चला। और दूसरा पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से 600 बीसी तक चला। ऋग वैदिक पीरियड को हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और इसमें आपको बता दें कि 1000 बीसी कट लाइन है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की खोज हो जाती है, ठीक है। आयरन की डिस्कवरी यहाँ पर हो जाती है। अब बात करेंगे ऋग्वेदिक लिटरेचर के बारे में या अर्ली वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो उसका जो प्रमुख स्रोत है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बारे में बात करें तो इसमें 1028 हिम्स पाई गई हैं। और ऋग्वेद 10 मंडल्स में भी डिवाइडेड है। और इसमें जो पुरुष सूक्त पाया गया है वो 10वें मंडल में पाया गया है। और 10वें मंडल की बात करें तो 10वां मंडल बाद में इसमें जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत 4 वर्ण जो हैं उनकी व्याख्या की गई। कौन 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 से 4 वर्ण थे? तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें आपको बता दें कि उस वक्त का जो वर्ण सिस्टम था वो काम पर आधारित था, यानी कि एक ही घर में ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय सब हो सकते थे। तो जो जैसा काम करेगा उसको वैसे वर्ण में रख दिया जाता था। हिम्स की बात करें तो हिम्स जो है वो रिसाइड की जाती थी होते के द्वारा। होते एक स्टेटस था, जैसे कि आज किसी भी नौकरी का स्टेटस दिया जाता है, हाँ तुम ये हो तुम वो हो। तो उसी टाइम पर होत्री एक स्टेटस था जो दिया जाता था लोगों को। और वो ऋग्वेद की हिम्स को रिसाइट करता था, ठीक है। लेटर वैदिक लिटरेचर की बात करें तो लेटर वैदिक लिटरेचर में यजुर्वेद एक है। तो यजुर्वेद में सेक्रिफिशियल प्रेयर्स के बारे में जो बुक है वो है, यानी कि जितने भी यज्ञ वज्ञ होते थे उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और हवन कुंड का साइज क्या होना चाहिए, उनसे रिलेटेड जो हिम से जो मंत्र होते थे, जो श्लोक होते थे, वो सब यजुर्वेद में पाए गए हैं। और इसकी हिम्स को कौन रिसाइट करता था? अध्वर्यूस। अध्वर्यूस इसकी हिम्स को रिसाइट करते थे। अब यजुर्वेद की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद बुक ऑफ चैंट्स, यानी कि मेजोरिटी ऑफ वर्सेस वर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। तो इसके जो मेजोरिटी ऑफ श्लोक्स हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सिर्फ 75 श्लोक इसमें नए ऐड किए गए हैं। बाकी जितने भी श्लोक हैं उनको ऋग्वेद से लिया गया। और ऋग्वेद से लेने के बाद उनको गायन पद्धति में लिखा गया, यानी कि गायन के ये जो वेद है ये संगीत का वेद है, यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूज़िक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भारतीय गायन में इसका बहुत ज़्यादा
उपयोग है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो है, ये इसके जो श्लोक है, इसके जो हिम्स हैं, वो कौन रिसाइट करता था? उदगात्री इसके श्लोक या हिम्स को रिसाइट करते थे। नेक्स्ट है अथर्ववेद, तो द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, यानी कि जादू टोना की इसमें बात की गई है, उससे रिलेटेड सब कुछ इसमें दिया गया है। और ये वेद सबसे आखिर में जोड़ा गया था वेदों में। और कई सारे सोर्सेज पाए गए हैं वैदिक पीरियड के। तो उसमें ब्राह्मणास प्रमुख है, जो कि हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण्स होते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण था। इसी तरह बाकी वेदों के और सारे ब्राह्मण्स पाए गए हैं। ठीक है। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक जो है वो जंगलों में लिखे गए थे, सेजेस के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा। और जैसे आपको पता है कि जंगल का जो पर्यायवाची है वो अरण्य होता है, और वहीं से ये अरण्यक शब्द आया है। उपनिषद जो थे वो फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, यानी कि उसमें जीवन की दार्शनिक बातें लिखी गई थी। और एक आपको बता दें कि जो बृहद अरण्यक है ये ओल्डेस्ट है और लॉन्गेस्ट भी है। बृहद अरण्यक नाम से पता चलता है, बृहद यानी कि लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है। अब ऋग्वेदिक रिवर्स के मॉडर्न नेम्स की बात करें तो वैसे तो ऋग्वेद में 44 नदियों का वर्णन है, लेकिन हम आपको कुछ मेन रिवर्स के बारे में बताएंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और फिर भी आगे भी उनके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सिंधु, जैसा आपके आप जानते हैं, हड़प्पा में मैंने आपको बताया था, सिंधु ही इंडस है। ठीक है। वितस्ता जो है वो झेलम है। असिकानी जो है वो चिनाब है। विपास जो है वो ब्यास है। पुरुषाणी रावी नदी है, और इसी के किनारे बहुत ही प्रसिद्ध दसराजन वॉर हुआ था। आगे आपको बताऊंगा कि दसराजन वॉर किसके किसके बीच में हुआ था। सतुद्री जो है वो सतलज नदी है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो सबसे ज़्यादा जो रिवर मेंशन की गई है वो है इंडस रिवर, यानी कि सिंधु रिवर। और जो मोस्ट पायस रिवर, की जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है, वो है सरस्वती रिवर। दसराजन वॉर की बात करें तो ये भरत क्लैन और 10 अदर ट्राइब्स के बीच में हुआ था। तो 10 अदर ट्राइब्स में कई सारी ट्राइब थे, लेकिन पुरास यदु से एक दो मुख्य ट्राइब थी। और इसमें कौन विक्टोरियस हुआ? इसमें सुदास जो था भरत क्लैन का, वो जीता। और ये कहाँ पर लड़ा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो ये पुरसाणी, यानी कि आज की रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करें पॉलिटिकल हायरार्ची की, तो पॉलिटिकल हायरार्ची यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है। तो जो कुल या फैमिली के जो हेड थे उनको कुलप कहा जाता था। ग्राम या विलेज के जो हेड थे उनको ग्रामीणी कहा जाता था। विश या क्लैन के जो हेड थे उनको विशपति कहा जाता था। जन, यानी कि कई सारे क्लैंस को मिलाकर जन बनता था, तो उसके हेड को गोप या गोपति कहा जाता था। उसके बाद जन्स को मिलाकर जो राष्ट्र बनता था उसको हम लोग राजन, उसके हेड को कहते थे। तो ये थी हमारी पॉलिटिकल हायरार्ची। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिलीजन की। तो रिलीजन में 3 मेन गॉड्स थे जिनकी पूजा की जाती थी। पहले थे इंद्र, और सबसे महत्वपूर्ण गॉड यही थे। इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, और इनको पुरंदर की उपाधि दी गई थी। पुरंदर, और इंद्र का पर्यायवाची भी इसलिए पुरंदर होता है। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ेंगे इसको। दूसरे हमारे अग्नि को हमको फायर गॉड कहा गया है। और इंटरमीडियरी, यानी कि भगवान और लोगों के बीच में मध्यस्थ इनको माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि जो यज्ञ वगैरह होते थे उसमें हवन किया जाता था, तो आग जलाई जाती थी। ठीक है। तो उसमें जो कुछ भी डालते थे हम मानते थे कि सीधे भगवान के पास जाता है, तो इसीलिए इसको लोगों और भगवान के बीच का मध्यस्थ माना गया है अग्नि देवता को। ठीक है। नेक्स्ट जो वरुण है उनको नेचुरल फोर्सेस का देवता माना गया, यानी कि जो भी नेचुरल फोर्स, प्राकृतिक जो भी घटनाएं होती थी उनका जो देवता है उनको वरुण को माना गया था। सो आज हम लोगों ने बात की ऋग्वैदिक पीरियड की। ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, और कैसे पॉलिटिकल जो चेंजेस आए ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में, क्या क्या चेंज हुए, और कैसे इन चेंजों की वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हुआ। ये हम लोग अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और जुड़े रहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको एक क्रोनोलॉजी के तहत हम लोग पढ़ेंगे। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।